चलिए, आज से हम लोग एक नए विषय की शुरुआत करते हैं, इतिहास। थोड़ा सा आज हम लोग मूलभूत विषयों की चर्चा करेंगे। इतिहास क्या है, ठीक है, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, ठीक है। जो 3 खंड हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है। इन शब्दों को जो हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी बुनियादी समझ भी होनी चाहिए कि जैसे आमतौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना कि क्या क्लास चल रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा अभी एंशिएंट चल रहा है, मेडिवल चल रहा है, तो थोड़ा सा इन कालखंड को हम लोग समझेंगे और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग पूरी सिलेबस को समझेंगे। थोड़ा सा है पहले कि हम लोग देख लेते हैं कि इतिहास कहते किसको हैं। एक संक्षिप्त में हम लोग समझेंगे कि इतिहास जो होता है वो प्राचीन घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, यानी किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का, उसका सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक अध्ययन जो है क्रमानुसार, यानी किसी भी समाज का हो या किसी भी राष्ट्र का हो, उन समाज या राष्ट्र का राजनीतिक, आर्थिक या फिर सांस्कृतिक क्रमानुसार अध्ययन जो है वो हमारा इतिहास कहलाता है। थोड़ा सा जो है इसमें क्रिटिकल वर्ड जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ड का इस्तेमाल जो होता है वो ध्यान रखिएगा, क्या है कि क्रमानुसार है ना। यदि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना कि यह कर्मानुसार अध्ययन है। वो हम लोग का पहले का समय था कि जब हम लोग क्लास 6 में पढ़ते थे, 7th में पढ़ते थे, तो कहते थे प्राचीन घटनाओं का अध्ययन है, वो इतिहास कहलाता है। लेकिन अब हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ एक बुनियादी समझ होनी चाहिए कि ताकि अपने बच्चों को आप समझा सकते हैं। तो कर्मानुसार अध्ययन है, यानी कहने का मतलब है कि यदि हम पहले जो है पहली सदी को पढ़ रहे हैं, इसके बाद दूसरी सदी को पढ़ेंगे, तीसरी सदी को पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस वे में जो इतिहास का अध्ययन है वो हमारा क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं कि इतिहास का जो है वर्गीकरण है, तो उसको 3 कालखंडों में किया गया। अब यहाँ जो इतिहास का जो वर्गीकरण है वो भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखेंगे, ना कि विश्व इतिहास के संदर्भ में देखेंगे। तो भारतीय इतिहास का जो कालखंड है वो ध्यान रखिएगा कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो हम जो लोग पढ़ेंगे वो एक इतिहासकार हैं, उस इतिहासकार का नाम है जेम्स मिल। क्या नाम है, ध्यान रखना है कि जेम्स मिल है इस इतिहासकार का नाम है। अब कई लोगों के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया, कई लोगों के द्वारा किया गया है, तो हम जो लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो जेम्स मिल का है, काफी जो है लोकप्रिय है, इसलिए करके इसको जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो जेम्स मिल क्या कहता है, ध्यान रखिएगा कि जेम्स मिल का जो इतिहास का वर्गीकरण का आधार है वो सांप्रदायिक आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया है, सांप्रदायिक आधार पे। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि सांप्रदायिक आधार क्या है, यानी धर्म के आधार पे इन्होंने जो है इतिहास का वर्गीकरण किया है। थोड़ा सा शॉर्ट आपको लगेगा, क्लास है, ठीक है, लेकिन पहली बार है कि चूंकि जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे, बुनियादी चीज़ों को नहीं समझेंगे, थोड़ा सा चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम लोग। सांप्रदायिक आधार पे किया है, ठीक है। अब सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने किस तरीके से किया है, तो ये बताए कि कुछ कालखंड ऐसा रहा था जिसमें जो है सिर्फ हिंदू राजा ही रहे थे। इसको इन्होंने जो है नाम दे दिया था प्राचीन भारत। इनको क्या नाम दे दिया था, प्राचीन भारत नाम दे दिए। अब प्राचीन भारत का कार्यकाल जो है, यानी कालखंड कब से कब तक माना गया, तो मानव सभ्यता, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, आरंभ से, ठीक है, तो यानी आरंभ से लेकर के 8वीं सदी तक, 8वीं सदी तक ले लिया गया। अब 8वीं सदी को ही बाउंड्री क्यों माना, ये समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो 8वीं सदी को इसलिए माना गया था कि आप जब पढ़े होंगे 712 ईस्वी, ठीक है, 712 ईस्वी में क्या पढ़े होंगे कि भारत पे जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है वो मोहम्मद बिन कासिम है। तो जेम्स मिल साहब का कहना था कि 712 से पहले कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं था, कोई भी मुस्लिम शासक नहीं मिलता है, इसलिए इसको हिंदू काल कहा है। इसलिए करके हम लोग इसको प्राचीन भारत कहें या फिर हिंदू काल कहें। फिर से एक बार समझिए कि जेम्स मिल साहब का क्या कहना था। वो बोले थे कि जब हम भारतीय इतिहास को देखते हैं तो हमको सिर्फ मौर्य काल में अशोक मिलते हैं, ठीक है, इससे पहले बिंबिसार मिल जाते हैं, बिंदुसार मिल जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मिल जाते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय मिल जाते हैं, हर्षवर्धन मिलते हैं, कोई मुस्लिम शासक तो नहीं मिलता है। तो इस आधार पर इन्होंने क्या कहा था कि 712 से पहले कोई मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं था, कोई मुस्लिम शासक नहीं मिल रहा है, इसलिए करके इसको हिंदू काल का है। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदू काल भी कहते हैं। किसके नजरिए से, तो ध्यान रखना है जेम्स मिल के नजरिए से, ठीक है। अब 712 को बाउंड्री क्यों माना है, समझ लिए। अब जो है चूंकि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद
उत्तर पश्चिम के तरफ से भारत में निरंतर जो है पश्चिमी आक्रमण होते रहा, एक दरवाज़ा खुल गया था। अब कई मुस्लिम आक्रमणकारी आए, जैसे आप काफ़ी लोकप्रिय हैं मोहम्मद गजनवी को आप जानते होंगे, मोहम्मद गौरी को जानते होंगे, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है। एक दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई तो सिर्फ और सिर्फ हमको मुस्लिम शासक ही मिले हैं, यानी मुस्लिम सुल्तान ही मिले हैं। इसको क्या बोले हैं उन्होंने? मध्यकाल कहा है। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा है? मध्यकाल कहा है। अब मध्यकाल को भी इन्होंने दो भाग में डिवाइड कर दिया था, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। अब यहाँ संक्षिप्त में हम समझेंगे, यानी 712 को हम लोग क्या कहेंगे? 8वीं सदी कहेंगे। यदि वही आपसे 612 रहता तो अब इसको क्या कहते हैं आप? 6ठी सदी कहेंगे। तो यानी 0 से लेकर के 99 तक वो अगली सदी हो जाता है। तो 712 यानी 8वीं सदी। 8वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी, 18वीं सदी के काल को क्या कहा? जेम्स मिल महोदय, इन्होंने इसे मध्यकाल कहा। मध्यकाल। अब आपके पास एक जिज्ञासा होगी कि सर 18वीं सदी को ही बाउंड्री क्यों मान लिया गया? तो अब हम आपको एक चीज बताते हैं कि 1707 में क्या हुआ था? 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह इतने सशक्त नहीं रहे थे कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांध करके रख सके। यहाँ से क्या होता है कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे विखंडित हो जाता है और भारत को एक सूत्र में बांध करके भारत पे एक छत्र राज करने का कोई साम्राज्य स्थापित होता है, तो वो है हमारा अंग्रेज के समय में अंग्रेजों के द्वारा भारत पे शासन किया जाता है। तब इसको क्या कहा? आधुनिक बोला है। जेम्स मिल महोदय इसको आधुनिक काल बोले हैं। तो ध्यान रखिएगा 1707 से लेकर के 1947 तक, कब से? 1947 तक, यानी 1707 से लेकर के 1947 तक के काल अवधि को, कालखंड को जेम्स मिल साहब के अनुसार जो है वो आधुनिक भारत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जेम्स मिल का वर्गीकरण है, ना कि किसी भारतीय इतिहासकार का वर्गीकरण है। बस इंट्रो का क्लास इतना था, ठीक है। बाकी का क्या है कि अब हम लोग जो टॉपिक है वो समझेंगे, ठीक है। अब यदि आपसे कोई कहे कि हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि 8वीं सदी से उठना है और 18वीं सदी के बीच में, यानी 13वीं सदी, 14वीं सदी, 1506 में, 1706 में, 1708 में, ठीक है, मतलब 1506 कह लीजिए, या अकबर के समय में, इस बीच की जो भी घटनाएं हुई हम लोग उसको मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यदि 18वीं सदी में हम लोग पढ़ें, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इन सब यानी 18वीं सदी से लेकर के 1947 यानी 20वीं सदी के बीच को हम लोग मध्यकालीन आधुनिक भारत कहेंगे। इन चीज़ों को समझ गएंगे उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं, जो टॉपिक है हम लोग उस टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये जो है बुनियादी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चूंकि ये इंट्रो क्लास है, इंट्रो क्लास में चूंकि जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे समझ में परेशानी होगी आगे के सिलेबस को, ठीक है। अब आते हैं प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। स्रोत का मतलब आप समझ लिए, किसी भी चीज़ों को जानने का जो माध्यम होता है वो आपका स्रोत कहलाता है। जैसे यदि प्रीतेश सर के बारे में कहें कि अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है, तो अच्छे पढ़ाते तो आपको जानकारी कहाँ से मिला? तो सोशल मीडिया से मिल रहा है। हो सकता है मेरा जो वीडियो है वो इंस्टा पे वायरल हो जाए, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि प्रीतेश सर को जानने का एक स्रोत होगा, क्या? इंस्टाग्राम। यूट्यूब पे शॉर्ट्स वायरल हो तो यूट्यूब का शॉर्ट्स हो जाएगा, जानने का माध्यम हो जाएगा। फेसबुक के जरिए आपको जानकारी मिली कि प्रीतेश सर जो है जीएस अच्छे पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ लीजिएगा तो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई लोगों का यहाँ से एसआई में रिजल्ट हुआ है, अभी वर्तमान में भी जो है मेंस का जो हम लोग करवा रहे हैं, तो उसमें भी अभी हम लोग की क्लास से 8 लोग का है, 8-10 लोग का है। तो ये क्या है कि जानकारी का एक स्रोत है ना, कि सोशल मीडिया के जरिए आपको जानकारी मिल रहा है। यानी जिस माध्यम से किसी चीज के बारे में जानकारी मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। तो भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें कई स्रोत की आवश्यकताएं पड़ती है, कई स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। अब उस स्रोत को हम लोग क्या करते हैं? वर्गीकृत करके देखते हैं कि क्या क्या स्रोत है, ठीक है। क्या है? पहला आपका पुरातात्विक स्रोत। थोड़ा सा चीज़ों को समझिए कि पुरातात्विक स्रोत में क्या आएगा। हम किसी चीज़ को किसी उत्खनन किए, कहीं ज़मीन का खुदाई किए, वहाँ से क्या मिल गया? सिक्का मिल गया। वहाँ से क्या मिल गया? कि मोहर मिल गया। वहाँ से कोई बड़ा बड़ा पत्थर मिल गया, वहाँ पे कुछ उत्कीर्ण किया हुआ अभिलेख मिल गया। तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। अब फिर से एक बार चीज़ों को समझिए, हम कुदाल से, फावड़ा से, जेसीबी से, किसी भी प्रकार से उत्खनन किए,
खुदाई किए और वहां से बहुत सारा चीज मिलने लगा, तो हमें पता चलने लगता है, अच्छा मान चलिए किसी जगह पे हम खुदाई किया, वहां बहुत सारा कंकर पत्थर मिल जाए, ठीक, ईटा मिल जाए, तो आप अनुमान लगाते हैं ना कि अच्छा लगता है यहाँ बहुत पहले घर हुआ करता होगा, ढह गया होगा, ठीक है। तो आपको क्या है कि वो पुरातात्विक स्रोत का हिस्सा हो जाएगा। अब धीरे धीरे चीजों को हम समझेंगे, पहले बेसिक आप समझ लीजिए। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आ जाएगा कि अभिलेख हो जाएगा, ठीक है, सिक्के हो जाएंगे, मृदभान जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, इन सब चीजों से हमें जानकारी मिलती है। हम चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे कि इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। जैसे आप पढ़ते होंगे कि अभिलेख के बारे में कि भारत में सबसे पहले जो है अभिलेखों पे जो है लेख उत्कीर्ण करवाने का जो कार्य आरंभ किए थे वो अशोक के द्वारा किया गया था। तो किसी पत्थर पे उत्कीर्ण करवा दिए गए थे, ठीक है, कि मेरा जो है मेरा मान के चलिए कि क्लास यदि पटना में है, महेंद्रू में, तो हम दूर लगा देते हैं, गाय घाट के पास लगा देंगे कि वहां जो है बैनर मिल जाएगा आपको, पत्थर पे मिल जाएगा जीएस मेंटरशिप, है ना। तो यदि इस सभ्यता का पतन हो जाए और जब फिर से उत्खनन होगा, जब दूसरे पीढ़ी के जब लोग आएंगे तो पता चलेगा अच्छा जीएस मेंटरशिप, मतलब इसका मतलब है कि कोचिंग चलाता है। जीएस मेंटरशिप में लिखा रहेगा प्रीतेश सर, इसका मतलब कि प्रीतेश सर जो है यहाँ आसपास कहीं पढ़ाते होंगे, है ना। तो यानी उत्खनन से जो भी चीजें हमें मिलेगी उसको किसके अंतर्गत हम लोग रखेंगे, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत में क्या आ जाएगा, तो साहित्यिक स्रोत में क्या आ जाएगा कि जो लेखन के द्वारा हमें मिला है, यानी जिस चीज के बारे में यदि किसी के बारे में हमको लिख करके मिला है तो उसको हमें साहित्यिक स्रोत में रखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के राज्यसभा में जा रहे हैं, ठीक है। अब वहां तो डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा ना कि ये मुख्यमंत्री पद छोड़ करके राज्यसभा में आए हैं, राज्यसभा का इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। अब इस सभ्यता का पतन हो जाए, ठीक है, या फिर पतन ना 20 साल के बाद, 100 साल के बाद जब उल्टे, तो हमें रिकॉर्ड किससे पता चलेगा कि अच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 10वीं बार शपथ लेकर के छोड़ दिए थे, फिर राज्यसभा चले आए थे। तो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसको हम लोग साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत लाते हैं। साहित्यिक स्रोत को क्या करते हैं, अब हम लोग भी इसको 2 भाग में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। पहला हो जाएगा आपका धार्मिक स्रोत, दूसरा हो जाएगा लौकिक स्रोत, ठीक है। अब धार्मिक ग्रंथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जो धर्म के बारे में हमें जहां से जानकारी मिलती है, जिस ग्रंथ से हमें जो है धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। जैसे वेद के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस वेद से क्या मिलता है कि हमारे प्राचीन काल में लोगों का धर्म के प्रति क्या आस्था थी, लोग किस प्रकार से कर्मकांड में रहते थे, वो किस प्रकार के जो है यज्ञ पूजा करते थे, किस प्रकार से उन लोगों की जीवन शैली होती थी, किस प्रकार से वो जो है मंत्रों का उच्चारण करते थे, किन देवताओं की स्तुति करते थे, किन नदियों में वो नहाते थे, किस प्रकार के कृषि उपजाते थे, इन सब चीजों के बारे में, यानी धर्म से संबंधित हमें जो जानकारी मिलती है उसे हम लोग कहते हैं धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं, जैसे अब बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं, जैसे जातक कथाएं हो गई है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बारे में जो भी जानकारी मिलती है, ठीक है, जो धार्मिक ग्रंथ से मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। जैसे जैन संदर्भ में कल्पसूत्र आप जानते होंगे कि जैन साहित्य है, ठीक है। आगम, जो जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है, आप जानते होंगे जैन साहित्य है। तो आगम से हमें जो जानकारी मिल रही है, कल्पसूत्र से जो जानकारी मिल रही है, ठीक है, वो हमें क्या मिल रही है कि जैन धर्म के बारे में जानकारी मिल रही है, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म में आपसे चर्चा की, सूत पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अभिधम पिटक हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे। तो इन सब चीज़ों के से किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्या ये हमारे जानने का एक स्रोत है ना। तो ये जानने के स्रोत में हम इसको किस में रखेंगे, धार्मिक ग्रंथ में रखेंगे। अब आते हैं लौकिक ग्रंथ, जिसमें धर्म के अलावा, ध्यान रखिएगा कि लौकिक साहित्य को हम लोग धर्मेतर साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्मेतर साहित्य भी कहते हैं, यानी धर्म के उत्तर। जब धर्म साहित्य की बात करते हैं तो कुछ ऐसे रचनाएं की गई है, ठीक है, जिससे उस काल के बारे में प्रशासनिक जानकारी मिलती है, वहाँ की राजनीतिक जीवन शैली के बारे में हमें पता चलती है, जीवन क्या है, ठीक है, दर्शन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे आप पढ़ते होंगे, नाम सुने होंगे, नाम तो सुना ही होगा आपने, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या जानकारी मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आप पढ़े होंगे, क्या है, तो पाटलिपुत्रा के प्रशासनिक के बारे में जानकारी जो मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र
से क्या मिलता है, पाटलिपुत्रा, यानी पाटलिपुत्रा कहें तो वर्तमान का पटना, मगध, ठीक है। तो इसके प्रशासनिक बारे में जानकारी मिलती है कि यहाँ का नगर प्रशासन कैसा था, यहाँ प्रशासन किस तरीके से संचालित होती थी। ये हमारा जानने का क्या होगा, साहित्यिक स्रोत हो गया, ठीक है। जैसे और भी देखते होंगे कि आप नाम सुने होंगे वानभट्ट का हर्षचरित, हर्षचरित्र के बारे में, हर्षचरित्र से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है, तो वानभट्ट के हर्षचरित्र से मिलती है। इसके अतिरिक्त जो है यात्रा विवरण, जो घुमंतु जाति थे आए घूमते हुए यहाँ का इतिहास लिख डाले। जैसे आप फाहियान का नाम सुने होंगे, एकदम घूमते हुए आए, नशा में घूमते हुए कि भाई थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में उतरे, मध्य प्रदेश के लोगों को देखे बोले अरे बाप रे बाप, ये तो बड़का धनी आदमी है, इतना समृद्ध है। तो देख ला के नहीं नहीं, मध्य प्रदेश के लोग जब बहुत समृद्ध हैं, वो अपनी यात्रा विवरण में लिख दिए कि बहुत ही समृद्ध हैं। इसके बाद पूरी भारत को देखे कहाँ थे, ठीक है, तो वो मध्य प्रदेश को देख करके पूरे भारत के इतिहास को लिख दिए। चूंकि वो जो है फाहियान के द्वारा एक जो उनका यात्रा विवरण है, कौन सा है, फूको की इस यात्रा विवरण के द्वारा हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के हम तो गुप्त वंशीय एक प्रतापी शासक था। तो इससे हम क्या अनुमान लगाते हैं कि फाहियान की जो यात्रा विवरण है फूको की, इससे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। और गुप्त काल कहें तो यानी पाटलिपुत्रा, हालांकि पाटलिपुत्रा का पतन हो रहा, डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे उसका पतन होता था गुप्त काल में। यानी ओवरऑल एक है क्या कि हमें जो है मगध के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो कई सारे यात्रा विवरण रहे, जैसे वेनसांग का सीयू की जो हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा की थी, ये भी एक चीनी यात्री थे। तो ये सब क्या हुआ कि कई यात्रा किए थे, विदेशियों के द्वारा यात्रा किया गया था, और उस क्रम में है इन्होंने यहाँ के बारे में लिखा। और आज भी हमें वो इतिहास का एक स्रोत है जानने का, जिसके माध्यम से हमें उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये स्रोत जो है मध्यकालीन भारत में बदलेगा, इसी तरीके से आधुनिक भारत में, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े थे ये जानने के साहित्यिक स्रोत में है, ठीक है। अब पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख के बारे में आते हैं। अभिलेख से हम आपसे चर्चा किए, उत्खनन से जो भी हमें चीजें मिलेगी पत्थर पे लिखा हुआ, वो अभिलेख के अंतर्गत लगते हैं, ठीक है। सिक्के, अब सिक्के से हमें क्या जानकारी मिलती है कि मान के चलिए कि हमें पता चला कि बोरिंग रोड के तरफ, ठीक है, कि जो है बहुत सारा सोना का सिक्का निकल गया, और उस पे जो है वो सोने का सिक्का जो है उस पे कुछ लेख लिखा हुआ है, मान के चलिए कि 320 के आसपास का है, 320 ईस्वी एडी के आसपास है। तो हम क्या अनुमान लगा लेंगे कि अच्छा 320 है, तो 320 में तो गुप्त वंशीय शासक क्या था, तो इसका मतलब है कि गुप्त वंश के राजा जो होते थे काफी धनी होते थे, सोने का सिक्का चलाते थे, तो हमें उसे जानकारी मिल रही ना। अब सोने के सिक्के पे मान के चलिए कि लक्ष्मी की मूर्ति अंकित कर दिया गया है, ठीक है, वहां भगवान राम को धनुष चलाते हुए मान चिले दिखा दिया गया है किसी सिक्के पे। तो हम क्या समझेंगे, इसका मतलब है कि अच्छा सिक्के पे भगवान राम का फोटो है, मतलब भगवान राम को लोग पूजते थे, है ना। यानी उस पे जिस प्रकार की चीजें अंकित होती है, जिस प्रकार के चित्र अंकित होते हैं, यानी हम उस चीजों से हमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीजें बारे में जानकारी मिलती है। जैसे देखते होंगे कि हरिसेन को जो है मतलब समुद्रगुप्त को जो हरिसेन के जो है अभिलेख, उसको क्या देखते हैं कि वीणा बजाते हुए, यानी हमें क्या पता चलता है कि इसका मतलब है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत के प्रेमी थे। सिक्का से मान चलिए कि व्यापार हुआ, और ये सिक्का जो है हमारे काल का, ठीक है, जो है वो पहुंच गया, मान के चलिए कि रोमन तक पहुंच गया। रोमन को भी मार दीजिए गोली, हमको वहां तक नहीं समझाना है, ठीक है। नीतीश कुमार के समय में, ठीक है, कि मान चलिए नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, ठीक है। हम आते हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। अभी देखते होंगे कि भारत सरकार के द्वारा किसी के सम्मान में सिक्का जारी होता है, ठीक है। सिक्का जारी हो रहा है कि मतलब क्या कि अब यदि उत्खनन हो 2-400 साल के बाद, तो इससे क्या जानकारी मिलेगा, अच्छा ऐसा था कि उस समय महात्मा गांधी को बहुत सम्मान दिया जाता था। इसका मतलब है कि और ये सिक्का कहीं दूसरे देश तक गया है, तो इसका मतलब है कि ये सिक्का दूसरे देश जा रहा है, इसका मतलब उन देशों के साथ व्यापार हो रहा है। यानी उससे क्या पता चला, संस्कृति के बारे में पता चल रहा है, उस समय के लोग किसके प्रति थे, देवता को मानते थे, इसके बारे में पता चला, किन लोगों को सम्मान दे रहे, इनके बारे में पता चल रहा। और दूसरी चीजें हैं क्या कि इनका व्यापार जो है अमेरिका तक चल रहा, समझ गए।
ठीक है। मृदभांड यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं इसको क्या कहा जाता है, मृदभांड कहा जाता है। तो कई काल के जो अलग अलग कालखंड के लोग थे वो अलग अलग प्रकार के मृदभांड का इस्तेमाल करते थे। जैसे आप बुर्ज होम का नाम सुने होंगे, जो जम्मू कश्मीर में है ना, पाषाणिक स्थल है, वहाँ के जो लोग होते थे वो जो है किस प्रकार के मिट्टी का इस्तेमाल जो है मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, तो ध्यान रखिएगा धूसर, ठीक है, वो कलर होता था, तो अलग अलग कलर के है, ठीक है, वो इस्तेमाल करते थे मृदभांड। हम लोग काफ़ी डिटेल्स पढ़ेंगे, पहला इंट्रो क्लास है, पहले इसको चीज समझ लेते हैं। मुहरे, जैसे अब मोहर पे क्या मिल रहा है, जैसे आप हड़प्पा काल में देखे होंगे, ठीक है, उस पे क्या मिलता है कि हड़प्पा काल में जो है मोहरों पे जो है एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। इससे हम लोग अनुमान क्या लगाते हैं कि उस काल में जो है महिलाओं को अच्छी सम्मान दी जाती थी। जैसा कि हम लोग इसके आधार पर भी अनुमान लगाते हैं कि जो है उसमें जो ये उर्वरता की देवी मानी जा रही थी, ठीक है, उर्वरता की देवी मानी जाती थी, यानी मातृसत्तात्मक समाज था। यानी मोहरों पे जिस प्रकार के अंकित होते हैं उस आधार पे यानी हम लोग पता करते हैं कि वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वहाँ जो है मातृसत्तात्मक था या फिर प्रीति सत्तात्मक था। हम आपको शॉर्ट में भी खींच रहे हैं, बाकी का जो है जब क्लास में इंट्रो करेंगे तब काफ़ी अच्छे से समझाएंगे। बस यहाँ चीज़ें हैं कि आप बुनियादी चीज़ों को समझिए। स्मारक, स्मारक क्या था, जैसे अभी पटना में आप जानते होंगे कुम्हरार है, एक स्मारक है, ठीक है। कुम्हरार में जो था चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था, यानी जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग है यानी वो ध्वस्त हो रहा है, ठीक है, तो आप अनुमान लगाते हैं अरे तेरी भूत के इतना बड़ा बिल्डिंग इतना भयानक भयानक बनाते थे, यानी आप उस समय के वास्तुकला से प्रभावित हो जाते हैं। आप अनुमान लगाते हैं हम लोग तो इतने गेट छोटा छोटा और उन लोग बड़ा बड़ा गेट बनाते थे, इसका मतलब है कि लंबे लंबे लोग होते थे ना। तो स्मारक से में भी क्या मिला, उस काल के बारे में जानकारी मिल रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा स्मारक से क्या आता है कि उस काल के बारे में जानकारी मिल रहा है। मूर्ति कला में किस प्रकार की मूर्ति है, जैसे बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति है या खड़ी अवस्था में मूर्ति है, तो आप जो है मूर्ति कला से भी समझ रहे हैं कि जो है किस प्रकार के मूर्ति बनाए जा रहे हैं, सोना से बनाए जा रहे हैं कि चांदी से बनाए जा रहे हैं कि सेलखरी के पत्थर से बनाए जा रहे हैं। तो मूर्ति कला से भी किस प्रकार के मूर्ति बनाए जा रहे हैं, देवियों की मूर्ति बनाई जा रही है या फिर सिर्फ देवताओं की मूर्ति बनाए जा रहे हैं। यदि सिर्फ देवियों के मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमें पता चला कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वहां सम्मानजनक स्थिति हो सकता था, मातृसत्तात्मक भी समाज होगा, तो उनसे हमें प्राप्त होती है जो है मूर्ति कला से। चित्रकला से, ठीक है, दीवारों पे अंकित हो जाता था, जैसे आप पढ़े होंगे कि बाघ की गुफा जो मध्य प्रदेश में है जो है भीमबेटका की गुफा, वहाँ भी भित्ति चित्र मिलता है, दीवारों पे अंकित होता है। जैसे एलोरा के मंदिर में आप जाइएगा देखिएगा वहाँ भी दीवारों पे क्या था, विभिन्न प्रकार के चित्र अंकित होते हैं। तो आप उस चित्र के आधार पे प्राचीन काल के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। आप अनुमान लगाते हैं अच्छा मरणासन राजकुमारी का चित्र है, यानी वो भी किसी राजकुमार के वियोग में जो है वो एकदम विचित्र अवस्था में पड़ी हुई है, बस उसके यादों में खोई हुई है, ठीक है। तो हमें चित्रकला के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला जाइए, ठीक है, अभिलेख। अब थोड़ा सा इसको डिटेल्स कर लेते हैं। यह पत्थरों, ताम्रपत्रों, दीवारों, सिक्कों एवं मूर्ति आदि पर अंकित रूप में मिलते हैं। हम आपसे चर्चा कर चुके हैं ये चीज का, ठीक है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो इसकी संभावनाएं भी रहती है कि वो आगे भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे। ऐसा थोड़ा होता कि जो पढ़ाते हैं कोई देवदूत नहीं होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी अनुभव से आपके सामने चीज़ों को परोसते हैं कि वो इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया तो आपसे शेयर करते हैं कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा, तुम इस तरीके का तैयारी करो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसी नज़र से हम आपको बोले कि ये थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है कि अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। इसके बाद है कि सबसे प्राचीन अभिलेख, यानी सबसे पहले जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तो सबसे पहले जो है किस अभिलेख के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो बोगासकोई का अभिलेख है। और बोगासकोई कहाँ जाएगा, एशिया माइनर, जो वर्तमान का तुर्की का क्षेत्र है, तुर्क देश जानते होंगे तुर्की, वहीं का ये क्षेत्र है। तो सबसे पहले बोगासकोई अभिलेख मिला था, और इस बोगासकोई अभिलेख में जो देवताओं का 4 देवता का उल्लेख मिला था। कितने देवता का दोस्त, 4 देवता का उल्लेख मिला था। देखो पार्टनर, अच्छा से जब तक नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो चीजें नहीं आएगी समझ में, ठीक है। आराम से एकदम स्लो समझना है, चीजों को आगे बढ़ाते रहना। 4 देवता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक हो जाएंगे आपका मित्र, जैसे एक हम आपको ट्रिक बताते हैं, EVM ना सत्य है। आप EVM के बारे में तो जानते होंगे, ना सत्य है,
ठीक है, यानी ई से क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, इंद्र से ई से क्या आ जाएगा, इंद्र हो जाएगा, ठीक है। वी से क्या आ जाएगा, वरुण हो जाएगा, वी से क्या आ जाएगा, वरुण हो जाएगा, और एम से हम आपको मित्र बता दिए, और नासत्व से तो नासत्व हो जाएगा। बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। ये इसलिए हम आपको बताएं कि कभी कभी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि बोगासकोई अभिलेख में कितने देवताओं का उल्लेख है, तो ध्यान रखना कि कितने देवता, 4 देवता का उल्लेख है। अब बाकी ये ट्रिक तो बहुत फेमस है, आए दिन चुनाव में खूब हल्ला होते रहता है कि ईवीएम झूठा है, ईवीएम झूठा है। तो इसको किस ट्रिक से याद कर सकते हैं, ईवीएम नासत्य है, यानी ई से क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, भी से क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, और नासत्य से नासत्य ही रहेगा। तो ईवीएम नासत्य है, यानी बोगासकोई अभिलेख में 4 देवताओं का उल्लेख है, और वो बोगासकोई अभिलेख कहाँ से मिला है, तो एशिया माइनर से मिला है, जो एशिया माइनर वर्तमान में तुर्की का क्षेत्र है, ठीक है। अगला आते हैं सबसे प्राचीन भारतीय अभिलेख, यानी सबसे प्राचीन जो है भारतीय अभिलेख जो हड़प्पा काल के मिला है। अभी आपको लगेगा कि सर अभी तो कुछ देर आप पहले बोल रहे हैं कि अशोक के अभिलेख, तो फिर आप यूटर्न ही क्यों मार रहे हैं हड़प्पा, तो दोनों में पार्टनर अंतर है, ठीक है। तो हड़प्पा काल का क्या हो जाएगा, ये अपठनीय है, पढ़ा ही नहीं गया है, अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। आप करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक मोटी रकम की घोषणा की गई थी, जहां तक मुझे याद है $1 मिलियन की घोषणा की गई थी कि जो सिंधु लिपि को जो डिकोड करेगा, जो पठनीय योग बना देगा, उसको इतनी राशि दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा काल का जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, यानी वो पठनीय योग नहीं, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ये कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि भाव चित्रात्मक किस सभ्यता की लिपि थी, तो ध्यान रखिएगा किसका हो जाएगा, हड़प्पा का। लेकिन पठनीय जो था, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य मिलता है, एकदम सुव्यवस्थित तरीके से अभिलेख मिलता है, वो किसका मिलता है, अशोक का अभिलेख मिलता है। और इस दिशा में सबसे पहले पढ़ने में किसको सफलता मिली थी, तो ध्यान रखिएगा जेम्स प्रिंसेप को ये सफलता मिली थी 1837 में। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं मोटा मोटी अभिलेख के बारे में, और अभिलेख के बारे में ध्यान रखिएगा कि बहुत विविध में ये क्वेश्चन रहता है, और फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो बोगासकोई अभिलेख हो जाएगा, जो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, जिसमें 4 देवता का उल्लेख है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा हो जाएगा, तो हड़प्पा काल के हो जाएंगे, लेकिन ये भाव चित्रात्मक है और पठनीय है, ठीक है, ये पढ़ा नहीं गया है। और जब पढ़ने की बात आती है तो सबसे पढ़ा हुआ कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे कि तो अशोक का अभिलेख है, जिसको पढ़ने में सफलता किसको मिली थी, जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 में। यहाँ तक था अभिलेख का। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक स्लाइड हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो है सबसे पहले जो किस अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हम आपसे थोड़ा सा चेक कर ये चर्चा कर लेते हैं, शाहगौरा अभिलेख। शाहगौरा अभिलेख जो है, इससे क्या जानकारी मिलती है कि मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है कि अकाल के समय में राजकीय सहायता दी जाती थी, अकाल के समय में राजकीय सहायता दी जाती थी। इसके अतिरिक्त पढ़ते हैं जैसे रुद्रदामा का जो होता है, रुद्रदामा का अभिलेख जो है, गिरनार अभिलेख, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य में जो है एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, जिसका जो है शक शासकों ने भी उसका मरम्मत करवाया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त भानुगुप्त का जो है अभिलेख मिलता है, उसमें क्या मिलता है, एरन अभिलेख। इस एरन अभिलेख में जो विधवा सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। हुन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलता है। एक स्लाइड हम लोग रखेंगे, जब हम लोग टॉपिक पे आएंगे तब करेंगे। अभी क्या है, इंट्रो है, बस चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए बेसिक से, ठीक है। यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, आगे जाइए। सिक्के, अब जो है अभिलेख के क्रम में दूसरा पहलू क्या है, सिक्का या मुद्रा। अब सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। एक नंबर का क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन रहता है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको क्या बताना है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं कि भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप माने जाते हैं, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा रुक जाइएगा, हम आपको सिक्कों का इतिहास थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे भी आप पढ़े न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन कहलाते हैं। भारत में सबसे जो प्राचीन सिक्का है वो आहत सिक्का कहलाता है। क्या कहलाता है, सबसे प्राचीन सिक्का आहत सिक्का कहलाता है, या फिर पंचमार कहलाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन लगा कि भारत में सबसे पहले जो है सोने का सिक्का किसने चलाया था। सोने का सिक्का जब क्वेश्चन कहे, सोने का सिक्का, तब ध्यान रखिएगा सोने का सिक्का जब आपसे पूछे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्टनर, इसको बढ़िया से ध्यान रखना। सोने का सिक्का पूछे तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा चलाया गया था, हिंद यवन के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा,
हिंद यवन शासक के द्वारा चलाया गया था। जो मिनांडर वगैरह का नाम आपने सुना होगा, यो हिंद यवन शासक ही थे। काफ़ी डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी इंट्रो है, अब इसको समझिए, ठीक है। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, सर्वाधिक शुद्ध बोले, सर्वाधिक शुद्ध बोले तो सर्वाधिक शुद्ध सोना, सर्वाधिक शुद्ध सोना, सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का की चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा ये कुषाण हो जाएगा। किसके द्वारा? कुषाण काल में हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम आपसे पूछें कि सर्वाधिक सोने का सिक्का कौन चलाया, कई इसके पहलू हैं, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक सोने का सिक्का किसका? तो सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने चलाया? तब हम लोग याद रखेंगे गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, शीशे का सिक्का। किसका? शीशे का सिक्का। आपको बताना कि शीशे का सिक्का सबसे पहले भारत में किसने चलाया था? तो ध्यान रखिएगा सातवाहन शासक के द्वारा चलवाया गया था। किसके द्वारा? सातवाहन शासक के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। ये सब जो है फैक्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं सिक्का तो भारत के प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत कहलाते हैं। भारत के प्राचीन सिक्के अधिकांश चांदी के निर्मित होते थे, प्रचलन 6ठी शताब्दी में है। और इसको साहित्य में क्या कहा गया है? तो कारसानपन कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा प्राचीन सिक्के क्या कहलाते थे? जो है आहत सिक्के कहलाते थे। इसी को पंचमार्क भी कहते थे, यानी ठप्पा मार देता था, उसी को आहत सिक्का या पंचमार्क कहलाता था। और इसे साहित्य में क्या कहा गया है? तो कारसारपन कहा गया है, ठीक है। आगे आ जाइए। मृदभांड, ठीक है, मिट्टी में निर्मित आग में पके बर्तन, ये हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। पुरातत्व की वर्णमाला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडव से हस्त निर्मित जो है, ये आप देखें कुम्हारार वाला जो देखे होंगे चाक पे, तो ये कहता सबसे पहले कहाँ से मिला था? चौपानी मांडव से हस्त निर्मित प्राप्त हुआ था। नव पाषाण काल में चाक पे बने मिट्टी के बर्तन है, ठीक है। ये कई जो है अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरीके का मिल रहा था। और जो है इस पे पेंटिंग वगैरह भी मिल रहा था। ये किस कलर से बनाया गया था, इसको किस कलर से जो है रंगा जाता था। अगला जाइए मूर्ति एवं चित्रकला, ठीक है। ये हड़प्पा काल का आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखते होंगे एलोरा की गुफा पे मिल जाएगा आपको इस तरीके का चित्र, यानी चित्रों के द्वारा भी हमें उस काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद साहित्यिक स्रोत पे आ जाते हैं। साहित्यिक स्रोत आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। बाकी हम फिर नेक्स्ट एपिसोड लाते हैं। बस थोड़ा सा क्या आपको धैर्य बना करके इस क्लास को कंटिन्यू करना है, और गारंटी हम आपको दे रहे हैं पार्टनर कि आपका जो जीएस है अच्छा कर देंगे। ये मेरे तरफ से आश्वासन है। बस मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। जब तक आप विश्वास करके नहीं आप आगे बढ़ेंगे, तब तक चीज़ों को आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को आप प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले उस पर क्या करना है? विश्वास करना होता है। और यदि आपको विश्वास है, आप उस मुकम्मल को प्राप्त कर लेते हैं। एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल देना चाहेंगे कि आज हमारे हिंदू धर्म में जो है पत्थर को भी देवता के तौर पे पूजा जाता है। और जिस पत्थर के संदर्भ में लोगों को विश्वास नहीं होता है, उसे ठुकरा करके लोग हटा देते हैं। लेकिन जिसके बारे में आस्था बन जाती है, विश्वास बन जाती है, तो लोग उसे चंदन, माटी, मूर्ति, नारियल, पानी चढ़ा करके लोग उसको पूजा करते हैं। लगता है कि ये इस पत्थर से मेरा कल्याण हो सकता है। तो इसीलिए बोले हैं कि आपको विश्वास करना है। और ये विश्वास हम अपने तरफ से आपको दिला रहे हैं कि आपके सफलता में, आपके इस तैयारी के दौर में हम एक मील का पत्थर साबित होंगे। बस विश्वास रखना है, और दोनों दोस्त, दोनों पार्टनर है, कदम से कदम मिला करके अंतिम मंजिल तक पहुंचना है। और उसमें मेरा पूरा सकारात्मक आपके प्रति सहयोग रहेगा। बाकी फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।